क्या सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। गढ़चिरौली महाराष्ट्र की एक अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह सजा सुनाई गई प्रोफेसर एस.एन. साईं बाबा को। और प्रोफेसर एस.एन. साईं बाबा पर यह आरोप है कि उन्होंने देश के खिलाफ, भारत के खिलाफ एक तरह से जंग छेड़ रखी थी। उन पर आरोप है, आरोप के आरोप साबित हो चुका। उन पर यह आरोप साबित हुआ अदालत में कि उनके संबंध प्रतिबंधित संगठनों से थे और ऐसे संगठनों से थे जो भारत को तोड़ने की कोशिश में लगे थे। यह अपने आप में एक गंभीर मामला है, इसको हम अकेले भी देख सकते हैं, लेकिन आज दो टूक में मैं इस घटना को, इस पूरे मामले को जोड़ता जो इन दिनों विश्वविद्यालयों में जो अशांति माहौल है उससे मैं जोड़ना चाहूंगा। इसलिए क्योंकि सवाल यह है कि अगर एक प्रोफेसर एस.एन. साईं बाबा का मामला नहीं है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में हमने देखा है कि कई प्रोफेसरों पर, शिक्षाविदों पर यह आरोप लगे हैं कि उन्होंने भारत को तोड़ने की वकालत की है। आरोप लगे हैं कि उनकी भाषा में अलगाववाद साफ तौर पर दिखता है। विचारों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन अगर कुछ प्रोफेसर, कुछ शिक्षाविद भारत को तोड़ने की बात करें, देश के टुकड़े करने की बात करें और देश की अस्मिता, देश की राष्ट्रीय जो एकता है उसको स्वीकार ना करें, तो सवाल यह है कि अगर ऐसे शिक्षाविद होंगे तो स्टूडेंट्स भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे लगाते ही तो दिखेंगे। तो सवाल यही है कि क्या शिक्षकों को की जिम्मेदारी जो है, क्या वो जिम्मेदारी से भटक गए, और जो यूनिवर्सिटीज में जो हम देख रहे हैं, जो अशांति का माहौल देख रहे हैं, आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जो कि अलगाववाद की, अलगाव की शिक्षा दे रहे हैं? और आज का जो बड़ा सवाल दो टूक में हम उठाएंगे, वो बड़ा सवाल आप टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है। हमारा आज का सवाल सिर्फ एक सवाल, और यह कि विश्वविद्यालयों में अशांति के पीछे क्या वो शिक्षक हैं जो अलगाववाद का पाठ पढ़ा रहे हैं? क्योंकि मैंने कहा कि जी.एन. साईं बाबा का मामला नहीं है, बल्कि प्रोफेसरों पर आरोप लगे। और तीन मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, परिचय करा दे। हमारे साथ प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय हैं। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय शिक्षाविद हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, और साथ साथ सीपीआई के नेता भी हैं। हमारे साथ दूसरी मेहमान डॉक्टर गीता भट्ट है। गीता भट्ट एसोसिएट प्रोफेसर है दिल्ली विश्वविद्यालय की और साथ साथ मेंबर हैं एकेडमिक काउंसिल की। और तीसरे मेहमान हमारे साथ मनोज वाजपेयी जी हैं, जो कि शिक्षाविद हैं और रजिस्ट्रार हैं अंसल यूनिवर्सिटी के। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले दिनेश वार्ष्णेय जी, ये जो पूरा मामला हुआ प्रोफेसर जी.एन. साईं बाबा का, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि ये, क्या इसको आप अलग से देखेंगे? क्योंकि बड़ा सवाल जो मैं उठाया वो यही कि अगर इस तरह के शिक्षक इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए जाएंगे तो सवाल ये है कि फिर स्टूडेंट तो देश को तोड़ने का नारा लगाएंगे। अशोक जी, देखिए, आपने 5 प्रश्न पूछे हैं अपनी परिचर्चा के इंट्रोडक्शन में। पहला प्रश्न कि क्या आप जिस तरह से सारे प्रोफेसर को जी.एन. साईं बाबा से जोड़ के नहीं देख सकते? ठीक है, ये कुछ कहा, हाँ, कुछ ये अलगाववादी तरीके, कुछ आइसोलेटेड एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। आमतौर पे विश्वविद्यालयों में विवाद, चर्चा, इंक्वायरी, ज्ञान, क्वेश्चन आंसर, इसी के लिए विश्वविद्यालय होते हैं। ठीक है। और उनमें अगर विश्वविद्यालयों में ये नहीं होगा तो क्या ये प्राइमरी स्कूलों में होगा? बिल्कुल। फिर दूसरा प्रश्न ये उठता है कि कुछ ऐसे प्रोफेसर बोले जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि इस देश में आम जनता ऐसे किसी प्रोफेसर का समर्थन नहीं करती। और एक गिनती के होंगे। प्रोफेशन में अभी भी सबसे ज्यादा ऑनेस्टी है। टीचिंग प्रोफेशन में अभी भी इस मुल्क में सारे प्रोफेशनों से ज्यादा इंटेग्रिटी है जी। दूसरी बात ये मैं बता दूं, जहां तक है विश्वविद्यालय में अशांति का माहौल जो आपने कहा, देखिए, प्रोफेसर अब्बरवाल का भोपाल में हत्या हुई, उनको कोर्ट ने कुछ नहीं बताया किसने मारा, पर उन्होंने अपने आप को तो नहीं मारा खुद। बिल्कुल ठीक है। डायरेक्टर साउथ कैंपस पे काली शाही फेंकी गई। डीन लॉ डॉक्टर वेद कुमारी के ऊपर गर्म चाय की गई, गाली गलौज की गई और तुझे देख लेंगे कहा गया। उसके बाद अभी प्रोफेसर प्रशांतो मुखर्जी को डिस्कशन के बाद गला घोटने की कोशिश की गई मफलर से। चारों वारदातों में एक ही संस्था है, ठीक है, एक ही संगठन है। अगर आप कोई विचारधारा थोपना चाहेंगे, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को नकारने के लिए दूसरी बातें लाएंगे। विचारधारा कौन थोपना चाहता है? आप किसका क्या कहना? मैं आ रहा हूं। जब आप बिजली को भी हिंदू मुसलमान बना देंगे, पानी को भी ईद और रमजान, ईद और होली बना देंगे, खाने को भी, खाने का तरीके को भी धर्म से जोड़ देंगे, कपड़े को भी धर्म से जोड़ देंगे, तो ये ताली एक हाथ से नहीं बजती है।
अशोक जी एक बात, आखिरी समाज, मेरा एक निवेदन सुनिए, आज मैंने किसी भाजपा के, किसी कांग्रेस के किसी लीडर को नहीं बुलाया। आप सीपीआई के जरूर नेता हैं, तो मैंने नाम तो नहीं लिया ना किसी का, लेकिन आप शिक्षा विधायक, मैं चाहता हूं थोड़ा एकेडमिक बहस हो और हम इस बात पर जरूर बहस करें कि क्या विश्वविद्यालय में जो माहौल है दरअसल उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसमें आप राजनीति में ना पड़े। तो देखिए, अब हमारे विश्वविद्यालयों में, अब जब से ये इंटरनेट आया है, जब से सूचना क्रांति आई है, तब से ग्रेजुएट के बच्चे भी रिसर्च पेपर्स देते हैं। ठीक है, और कोई बच्चा ग्रेजुएट का या पोस्ट ग्रेजुएट का किसी इश्यू में, किसी पर उसके पर्टिकुलर रिसर्च है और वो कहीं बोलने आना चाहता है और आप असहमत हैं, तो आप अपने बोलिए, किसी को रोकने का हक नहीं है, किसी को मारने का हक नहीं है। आप कह रहे हैं कि शिक्षक इसके लिए जिम्मेदार नहीं है ना, आप कह रहे हैं, और ये आइसोलेटेड, और मैं फिर साईं बाबा का, प्रोफेसर साईं बाबा का मामला अपने आप में एक अकेला मामला, कचहरी तय करेगी, एक कचहरी ने कर दिया, कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, वो उनका केस में 12 साल बाद वो बच्चा छूटा है, वो उनका हक है, प्रोफेसर साईं बाबा का हक है, ऊपरी अदालत में जाए, ऊपरी अदालत जो फैसला सुनाएगी वो हम देखेंगे, उस पर जरूर बात होगी। लेकिन डॉक्टर गीता भट्ट, क्या आप भी मानती हैं आइसोलेटेड मामला है ये, और इसको जो है विश्वविद्यालय में जिस तरह का माहौल बन रहा है, और क्या उस माहौल के लिए कुछ प्रोफेसर, मैंने कुछ शब्द का इस्तेमाल किया, कुछ प्रोफेसर जिम्मेदार नहीं है क्या? देखिए, आज का दिन जो है दिल्ली विश्वविद्यालय का जो इतिहास है उसमें एक बड़ी दुखद घटना के रूप में जाना जाएगा, क्योंकि जो शिक्षक है उसका जो एक तरह से रोल है समाज में, देश में, वो आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको एक पॉजिटिव तरीके से जो है देश प्रेम से समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए सींचने के, उस तरह की जो है बातों को समझाने के लिए ये माना जाता है कि शिक्षक का ये रोल है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है का सोसाइटी में। और अगर कोई शिक्षक जो है इसका बिल्कुल ही उल्टा अगर कर रहा है और अगर बिल्कुल देश विरोधी गतिविधियों में अगर ये पाया गया है, और ऐसा नहीं है कि उन्हें जो है कल पकड़ा गया है, बंद कर दिया गया, उन्हें सजा दे दी गई, 2014 में जो है उन्हें पकड़ा गया, उसके बाद मामला, और उसके बाद कोर्ट में गया है और कोर्ट में बिल्कुल वैलिड प्रूफ्स जो है, डॉक्यूमेंट्स हैं, हार्ड डिस्क्स हैं, जिनमें कि जो जहां जहां वो उन्होंने देश से बाहर भी बहुत भ्रमण किया। ठीक है, जो है मैं उस मामले में, मैं इस सवाल पे आना चाहता हूं। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय कह रहे हैं ये एक मामला जो है आइसोलेटेड मामला है, और इससे जो है यूनिवर्सिटी में जो इस वक्त चलो उससे कोई लेना देना नहीं। ये ऐसा है कि कहीं ना कहीं ये बात तो माननी पड़ेगी कि हम ये नहीं कह सकते कि सभी शिक्षक ऐसे हैं, लेकिन हाँ, ऐसी विचारधारा से पनपे हुए लोग जो कि ये समझें कि जो है हमें एंटी नेशनल एक्टिविटी में अगर हम पार्टिसिपेट करें और स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं अगर वो शिक्षक कक्षा में जा रहा है और जो है युवकों से जो है इंटरैक्ट कर रहा है, बातचीत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी इस विचारधारा को भी अपनी में वहां जरूर लेके आता है। और कहीं ना कहीं ये जो छात्र पढ़ता है, देखिए वो शिक्षक को बड़े ऊंचे नजर से देखता है, वो जितना माता पिता को नहीं समझता उतना उससे ज्यादा शिक्षक को अपना महत्व देता है। तो शिक्षक वहां जाके जब कक्षा में कोई ऐसी बात रखेगा तो उसका कहीं ना कहीं, और इससे बड़ी मैं आपने जो बात की वो वैलिड पॉइंट है और मैं उस पॉइंट पर आऊंगा, क्योंकि इस तरह के कुछ वीडियोज हैं जिसमें आप साईं बाबा साहब को जाने दीजिए, साईं बाबा को जाने दीजिए, लेकिन ऐसे कई वीडियोज हैं जिसमें कुछ प्रोफेसर जो है क्लास में जो बातें कर रहे हैं, जो छात्रों के बीच बात कर रहे हैं, वो बहुत आपत्तिजनक है। उन पर भी आऊंगा, क्योंकि सिर्फ एक साईं बाबा का मामले, कई और मामले पर। मनोज वाजपेयी जी, पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? साईं बाबा, प्रोफेसर साईं बाबा का पकड़ा जाना, विश्वविद्यालयों में अशांति का माहौल। धन्यवाद अशोक जी। देखिए, मैं बिल्कुल एक हट के बात करना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जो अवमूल्यन आया है, क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता रहा हूं बड़े नीचे स्तर पर, खास करके जहां की गांव में और शहरों में, ऐसे क्षेत्रों में जहां की लोगों को स्कूल जाने तक का मौका नहीं मिलता है जी। तो हमने ये महसूस किया है कि क्या ऐसी स्थिति आ गई है जो शिक्षा के क्षेत्र में अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन अगर आप कहें तो मैं किसी व्यक्ति, किसी संस्था के बात नहीं करता, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि ये चीजें आई क्यों, ऐसी चीजें आने की जरूरत क्यों पड़ी हमारे समाज में, चाहे किसी संस्था में। हमें सोचने की ये जरूरत क्यों पड़ी कि हम इस बात पर चर्चा करें। इसलिए कि शायद हमारे शिक्षा की जो स्थिति है, या हमारी जो शिक्षा नीति है, या जो हमारी शिक्षण संस्थाएं, वहां पर अब आप देखें कि पुराने जमाने अगर शुरू करें तो पहले हमारे यहाँ गुरुकुल की परंपरा होती है।
क्या हम उस गुरुकुल परंपरा को भूल गए, जहाँ की शिक्षक और छात्र का एक बड़ा नजदीकी संबंध होता था, जहाँ उसके तहत एक मर्यादा होती और उसके बाद हम फिर वैल्यू सीखते थे। नहीं, पर नजदीकी संबंध तो यहाँ पर भी है। जो प्रोफेसर साईं बाबा है, उनका बयान है, जब वो पिछले दिनों जब वो जमानत पे छूटे थे तो उन्होंने कहा था कि उमर खालिद और कन्हैया कुमार सहयोगी हैं और मुझे इन पर फख्र है, मुझे इन पर गर्व है, जिस तरह से इन्होंने जेएनयू को। तो संबंध तो यहां भी है। मैं यही पूछ रहा हूं कि ये संबंध किस दिशा में जा रहा है। बड़ा सवाल ये मैं उठाना चाहता हूं कि ये संबंध दरअसल किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये गलत दिशा में जाते हैं और उसके बाद भारत के होने के नारे लगते हैं तो फिर हमें सोचना पड़ेगा कि विश्वविद्यालय में जो है अब जो शिक्षक हैं, जो प्रोफेसर हैं, दरअसल उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए और क्या होती जा रही है। इस पर मैं इस ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक ले आओ। Punjab National Bank celebrates the cultural, social and economic achievements of women this International Women's Day. Be bold for change and embrace change. सफलता के लिए चाहिए बंधनों से मुक्ति। जीएसटी देश भर में उत्पादों के बाधा रहित प्रवाह और व्यापार की सुगमता के लिए। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। थाली है ताली है, कभी गीत कभी कव्वाली है। कॉलेज मेस की टेबल पर हर बात मुद्दे वाली है। हर कपल का कॉलेज मेस ही तो ठिकाना है। खाना तो बना है, हर जोड़ी का अफसाना है। ये देखिए, प्यार की बातें करते करते चावल दाल पहुंच जाता पेट में, केला सेब संतरा ये भी निकल आता प्लेट में। इनके छिलकों में भी तो छुपा है सारा प्यार। इन्हें कैसे हम वेस्ट जाने दें मेरे यार। तो चलिए लगाएं मशीन, बनाएं कंपोस्ट बेमिसाल। फिर देखिए कमाल भाइयों, देखिए कमाल। तो आप भी अपने कॉलेज में कंपोस्ट मशीन लाइए। फल सब्जियों के छिलके हैं, इनको उसमें डालकर कंपोस्ट बनाइए। इससे कंपोस्ट तो मिलेगा ही आपको, कॉलेज की गंदगी भी साफ हो जाएगी। तो आज ही कंपोस्ट मशीन खरीदिए और भारत को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दीजिए। कंपोस्ट बनाओ, कंपोस्ट बनाओ। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। सफलता के लिए चाहिए एक संकल्प। जीएसटी, कई करों की जगह एक कर। सफलता के लिए चाहिए सुगमता। जीएसटी, वस्तुओं का बाधा रहित प्रवाह करेगा व्यापार आसान। सफलता के लिए चाहिए दमदार स्ट्रोक। जीएसटी, एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। जीएसटी आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार, अर्थव्यवस्था बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। पढ़ने लिखने खेलने के दिन मजदूरी में गवाए, शाम को लौटो तो बापू पूछे कितने पैसे कमाए। कितना अच्छा होता जो मैं स्कूल जाता, लिखता, पढ़ता, लौटता तो बापू पूछता बोलो क्या सीख कर आए। आपके बच्चों की आंखों में एक सपना है जिसे शिक्षा ही सच कर सकती है। मजदूरी नहीं, 14 वर्ष से कम उम्र में बाल श्रम करवाना कानूनन अपराध है। तो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से एक दिल्ली विश्वविद्यालय प्रोफेसर को गढ़चिरौली की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई, उसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये मामला अपने आप में इकलौता मामला है या फिर एक बड़ी जमात है और कुछ प्रोफेसर, कुछ शिक्षक जरूर ऐसे हैं जो विश्वविद्यालयों में, शिक्षा संस्थानों में अलगाव की भाषा बोल रहे हैं और शायद उसी भाषा के ऊपर कुछ विद्यार्थी भी आगे बढ़ चले हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि विश्वविद्यालयों में कुछ ना कुछ अशांति का माहौल है। हमारे साथ प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय जुड़े हुए हैं, मनोज वाजपेयी जी और डॉक्टर गीता भट्ट जुड़े हैं। प्रोफेसर दिनेश वार्ष्णेय, आपने
पहले कहा था कि ये इकलौता मामला है, जनरलाइज नहीं करना चाहिए, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं। और बिल्कुल मैं कहता हूं मैक्सिमम जो हमारे ज्यादातर प्रोफेसर हैं वो बिल्कुल ऐसे नहीं, लेकिन कुछ वीडियोस हैं, मैं उन वीडियोस को यहां दिखाना नहीं चाहता, मैं उनके नाम भी नहीं लेना चाहता, अगर आप कहेंगे तो मैं जरूर नाम लेके बताऊंगा अगर इसकी ऑथेंटिसिटी पर कुछ सवाल उठे तो। लेकिन कुछ वीडियोस हैं जिसमें एक प्रोफेसर जो है, एक प्रोफेसर, वो कह रही हैं कि भारत ने कश्मीर पर अवैध कब्जा किया हुआ है। स्टूडेंट्स के बीच कह रही हैं कि भारत एक साम्राज्यवादी ताकत है और भारत के जो 40 से 45% भारत का हिस्सा है वहां सेना शासन करती है, बंदूक के दम पर शासन होता है। और वो ये भी कहती हैं कि जो हिंदू धर्म है, हिंदू समाज है, वो दुनिया का सबसे ज्यादा हिंसक समाज है। ये क्लासरूम के, मैं आपको बता रहा हूं, ये वीडियो क्लासरूम का है और आज तक इस के वायरल होने के बाद भी आज तक उन प्रोफेसर ने यह नहीं कहा कि ये मेरा वीडियो नहीं है, वो इसको स्वीकार एक तरह से कर रही है। तो क्या इस तरह की शिक्षा देना, क्या ये खतरनाक नहीं है चलन? देखिए, कोई भी प्रोफेसर है अगर वो अपने व्यवसाय के ईमानदार है तो पहली बात तो जो आप ये जिन्होंने भी ये कहा है, मैं समझ रहा हूं कि इन्होंने कहा है, पर मैं भी नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि आपने नाम नहीं लिया और मैं इससे सहमत नहीं, ना मैं सहमत हूं, ना मैं जिस धारा से हूँ वो सहमत है। दूसरी बात ये है कि तो सवाल ये कौन सी विचारधारा है जो 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 क्लासरूम तक पहुंच चुकी है? कोई भी खतरनाक नहीं है अगर ये विचारधारा पहुंच गई है। इस मुल्क में हमारे देश की जनतंत्र इतना मजबूत है कि ऐसे आएंगे जाएंगे, इनको ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। आमतौर पे प्रोफेसर जब कक्षा में पढ़ाता है तो वो सारे मत बताता है। जैसे आप मान लीजिए मैं ही पूछूंगा कि वर्ण कैसे उभरा, वर्ण कहां से आए, तो मुझे बताना पड़ेगा कि वर्ण इस पुस्तक से आए, ठीक है, इस पुस्तक को ये मानने वाले थे, आज ये इसके खिलाफ मत ये है ना, तो मैं बताऊंगा, तो मैं इंक्वायरी करूंगा, बच्चों को इंक्वायरी कराऊंगा और उसमें इतिहास पढ़ाने के साथ साथ समाज विज्ञान को, मनोविज्ञान को, सामाजिक सोशल एंथ्रोपोलॉजी को, उन सबको एक साथ लूंगा और उन बच्चों को बताऊंगा। अब उसमें आप कहो जी आप तो बच्चे को एक पर्टिकुलर धर्म के खिलाफ बता रहे हो, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्लास में जब हम पढ़ाएंगे बच्चे को तो हम दर्शन के हिसाब से पढ़ाएंगे और बच्चे को ये बताना होगा कि दर्शन सभी विषयों का पिता है। आपकी बात पूरा सहमत हूं, लेकिन जो वीडियो था, जिस वीडियो का मैं जिक्र कर रहा हूं, आपकी बात समझ रहा हूं, वो वीडियो साफ तौर पर लगता है कि एक विचारधारा बच्चों पर थोपने की कोशिश है। उस पे भी आ रहा हूं। कोई प्रोफेसर अपनी विचारधारा बच्चों पे थोप ही नहीं सकता, इसलिए कि बच्चा सिर्फ एक ही प्रोफेसर से नहीं पढ़ रहा किसी क्लासरूम में, उसी सब्जेक्ट को फिर बाकी प्रोफेसर भी आके पढ़ाते हैं। समझ रहे हैं आप? ये साइंस नहीं है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टीचर आएगा, नहीं, उसको एक सब्जेक्ट में एक इंक्वायरी, तो उसको दूसरे से लिंक, सोशल साइंसेज में तो लिंक इंटर डिसिप्लिन है, सोशल साइंस, आपको साइंसेज में भी इंटर डिसिप्लिन आप कह ही नहीं सकते, चाहे वो अप्लाइड साइंसेज हो चाहे वो एग्जैक्ट साइंसेज हो, सब में इंटर डिसिप्लिन है, तो वो अलग हो ही नहीं सकता। इन चीजों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। ऐसे करिए तो उसके काउंटर भी हुई। मैं आपको हजारों ऐसे प्रोफेसर बुलाऊंगा जिन्होंने इन प्रोफेसर की धज्जियां उड़ा रखी हैं अपनी क्लासेस में। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर गीता भट्ट, क्या आप सहमत हैं इस बात से? और क्या जो प्रोफेसर वार्ष्णेय ने कहा कि एक दो प्रोफेसर इस तरह की बात करते हैं, या मान लीजिए कि 20-25 लोगों की एक जमात भी है, तो भी उससे भारत टूटने वाला नहीं, इसलिए चिंता नहीं करनी। बहुत मजबूत देश है हमारा। देखिए, मैं ये कहूंगी कि देश हमारा बहुत मजबूत है और यही एक कारण है जिसकी वजह से इतना सब होने के बावजूद भी जो है हम सब संगठित हैं, हम सब एक साथ हैं। लेकिन मैं वार्ष्णेय जी की इस बात से मैं सहमति रखती हूँ कि हमें अगर कोई किसी ने ऐसा कह दिया तो उसे तूल नहीं देना चाहिए, भाव नहीं देना चाहिए। ये अगर कोई देशद्रोही बातें कर रहा है और कक्षा में जाके देशद्रोही बातें कर रहा है, नुक्कड़ नाटकों की जगह देशद्रोही बातें कर रहा है, तो कहीं ना कहीं समाज में जो एक ये युवा है वो बड़ा वल्नरेबल होता है। जो 17 से 20-21 साल का युवा होता है वो बड़ा वल्नरेबल होता है, वो इन्फ्लुएंस होता है इन बातों से। और जैसा कि इन्होंने कहा कि भाई जैसे हम वर्ण विशेष के बारे में बताएंगे तो उसको कैसे समझाएंगे, तो हमें बताना पड़ेगा, एक्सप्लिसिट तरीके से बताना पड़ेगा। मैं मानती हूं, पर मैं कहूंगी कि हम सिर्फ वर्णों की क्यों करते हैं। आज तो एक मिनट में आई ऑल्सो वांट टू गिव, मैं भी एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। आज वैसे इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो हम वुमेन्स की राइट्स की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि कुछ धर्मों इस तरह की दिक्कत है जहाँ की महिलाओं को जो है उनका बहुत शोषण हो रहा है, और उसके लिए जो आवाज उठनी चाहिए वो नहीं उठ, तो क्या कक्षा में उन विषयों के बारे में बात होती है कि नहीं होती है? तो मतलब जो भी हम बात करें वो उसको बैलेंस तरीके से करें। हर समाज में या हर धर्म में कुछ ना कुछ कुरीतियां होती हैं, ऐसा कोई परफेक्ट तो होता नहीं है, लेकिन
हर समाज की कुरीतियों को ठीक करने की या हर धर्म की कुरीतियों को करने की जरूरत कक्षा के ऐसा लगता है कि कुछ विचार, अपनी सोच कुछ थोपने की कोशिश है। हालांकि प्रोफेसर वाजपेयी कह रहे हैं कि थोपा नहीं जा सकता, पर एक बात जरूर है कि ये उम्र बहुत कच्ची होती है और जब सीखने की उम्र होती है तो उस वक्त अगर उनको ये सिखाया जाएगा तो इसका मस्तिष्क पे असर जरूर पड़ सकता है। देखिए, जहां तक उम्र कच्ची की बात है, पेडागोगी इज ए साइंस। पेडागोगी को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, शायद शिक्षा विज्ञान कहते हैं, क्या कहते हैं। पेडागोगी इज ए साइंस। पेडागोगी में ये माना जाता है कि जैसे ही बच्चा विश्वविद्यालय में आएगा, कोई सी भी स्कूल ऑफ थॉट पे चले जाइए पेडागोगी, जैसे ही बच्चा विश्वविद्यालय में आएगा उसको मेजर डॉट्स दे दी जाए फिलोसफी की, ठीक है। और अगर हम विश्वविद्यालय में नहीं देंगे तो क्या प्राइमरी स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल में देंगे? वो डॉट्स की डॉट्स तो देने हैं, लेकिन डॉट्स यूनिफॉर्मिटी से देने, वन साइडेड नहीं होगा। आप विचार देखिए, जब हम दर्शन को पढ़ेंगे और सारे विषयों को पढ़ेंगे तो ये नहीं कह सकते कि मेरे पे दर्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो कह रहा है ना मुझ पर दर्शन का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो बहुत बड़ा स्वार्थी है, उसका कहीं ना कहीं स्वार्थ है। मनोज वाजपेयी जी, क्या ठीक है, हम बार बार बात कर रहे हैं और मैं ये कह रहा हूं कि विश्वविद्यालय में व्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, अलग तरह से सोचे उसकी आजादी होनी चाहिए, और वो आजादी है, पर कहीं ना कहीं इस तरह रिस्ट्रिक्शंस भी होने चाहिए कि प्रोफेसर कोई विचारधारा जो है कम से कम उसका फैलाव ना करे, क्योंकि बहुत से प्रोफेसर जो एक विचारधारा से जुड़े होते हैं। आप बार बार प्रोफेसर को मत कहिए, बहुत सारे राजनीतिक भी बिखराव की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स भी बिखराव की बात करते हैं। ठीक है, आप सिर्फ प्रोफेसर को मत कहिए। मैं प्रोफेसर की, क्योंकि आज हम एकेडमिक चर्चा कर रहे हैं और हम प्रोफेसर के साथ आप अभी भी, मैं आपको फिर क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है सर, अभी भी प्रोफेसर सबसे ज्यादा ईमानदार काम है, अभी भी शिक्षक सबसे ज्यादा एकता वाले। मेरा न्यूज पैक जो है वो प्रोफेसर साईं बाबा है, और जाहिर तौर पर आप जैसे लोग जो हैं वो न्यूज पैक नहीं है। आप चर्चा कर रहे हैं प्रोफेसर साईं बाबा इस वक्त जेल में, तो मेरा पैक जो है साईं बाबा। मनोज वाजपेयी जी, आप कैसे मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना कि यहाँ मामला ये कि जो देश विरोधी गतिविधियां को अगर कोई भी शिक्षक साथ दे रहा है तो वो नहीं होना चाहिए और उसका कड़ा विरोध होना चाहिए। देश विरोधी गतिविधियां, गरीबी के खिलाफ बोलने वाला देश विरोधी, बिल्कुल नहीं, गरीबी सर, गरीबी के खिलाफ, गरीबी के आर्थिक सामाजिक समस्याओं के खिलाफ, गरीबी तो पिछले 70 साल से है, गरीबी पिछले 2 साल से नहीं आई है। देश के खिलाफ तो ना लड़े, सामाजिक बुराई के खिलाफ लड़े। गरीबी से आजादी मिले, नारे लगाना भी गलत नहीं है सर। सामाजिक आर्थिक समस्याओं, सामाजिक बुराई और देश विरोध, सर गरीबी से आजादी के नारे लगाना गलत नहीं है, लेकिन ये नारा लगाना जरूर गलत है कि कश्मीर मांगे, ये गलत है। तो कश्मीर मांगे आजादी जो है वो गरीबी से आजादी का नारा ना बदल जाता है। कई बार टेलीविजन के सामने ऐसा भी होता है, तो मैं उसी पर आ रहा हूँ। आप अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, गरीबी की, और देश में अगर व्यवस्था में कुछ कमियां, उन व्यवस्था की कमियों के खिलाफ आवाज उठाने का भी सबको हक है, लेकिन देश को तोड़ने का, उसके लिए आवाज उठाने का हक किसी को हम नहीं दे सकते। मैं इस ब्रेक के बाद आखिरी कमेंट लूंगा हमारे सभी मेहमानों से, इस छोटे से ब्रेक के बाद। Punjab National Bank celebrates the cultural, social and economic achievements of women this International Women's Day. Be bold for change and embrace change. सफलता के चाहिए एक संकल्प। जीएसटी कई करों की जगह एक कर। सफलता के लिए चाहिए सुगमता। जीएसटी वस्तुओं का बाधा रहित प्रवाह करेगा व्यापार आसान। सफलता के लिए चाहिए दमदार स्ट्रोक। जीएसटी एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। जीएसटी आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार, अर्थव्यवस्था के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। कई करों की जगह एक कर। सफलता के लिए चाहिए सुगमता। जीएसटी वस्तुओं का बाधा रहित प्रवाह करेगा व्यापार आसान। सफलता के लिए चाहिए दमदार स्ट्रोक। जीएसटी एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार।
जीएसटी आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार, अर्थव्यवस्था के बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो पापा। जब आप अपने बच्चे को ऐसे नहीं देख सकते तो दूसरे बच्चों से कैसे काम करवा सकते हैं? 14 साल कम उम्र के बच्चों से काम करवाना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए आपको जुर्माना या जेल भी हो सकती है। बाल श्रम को कहें ना। सरिता जी, इन दिनों आप अपने खान पान का ध्यान तो रखती हैं ना? अरे ये क्या, भोजन में साधारण नमक, आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें। आपके शरीर में आयोडीन की कमी से आपका शिशु शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। आयोडीन नमक इन सारी परेशानियों से आपको बचा सकता है। ये नमक बाजार में आसानी से उपलब्ध है। बच्चों को हंसता खेलता बचपन दें, अपनी संतान का भविष्य संवारें। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम प्रोफेसर, दिल्ली के प्रोफेसर साईं बाबा की गिरफ्तारी के बाद जो हालात है उस पर बात कर रहे हैं, और बात यह भी कर रहे हैं कि इस तरह की ये गिरफ्तारी, क्या ये अपने आप में अकेला एक मामला है, या फिर इस तरह के अगर प्रोफेसर कुछ मुट्ठी भर प्रोफेसर ही अगर विश्वविद्यालयों में घुस गए हैं तो क्या इससे माहौल खराब हो रहा है? हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं। मनोज वाजपेयी जी, मैं आपको कम मौका दे पाया तो इसलिए मैं फिलहाल आप पर आता हूं। क्या आपको लगता है कि ठीक है, आज हम बार बार कहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में नैतिक शिक्षा पढ़ानी चाहिए, भाई देश के लिए, देश के प्रति आप कम से कम समर्पित रहे, ये शिक्षा पढ़ाए, ये हम ना पढ़ाएं, लेकिन कम से कम देश को तोड़ने की शिक्षा क्लासरूम तक ना पहुंचे। क्या उसके लिए आपको लगता है कुछ मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है? सब प्रोफेसर अपनी अपनी बात को लेकर आए, बात करें, लेकिन इस तरह की विचारधारा कम से कम क्लासरूम में ना पहुंचे। क्या उसके लिए कुछ करने की जरूरत है? अशोक जी, ऐसा है, मैंने परिचर्चा में पहले भी कहा कि नैतिक शिक्षा जो है वो बहुत बड़ी चीज है, और मेरे हिसाब से नैतिक शिक्षा की ओर हमें जाना चाहिए। मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत ही नीचे स्तर पर, नीचे लेवल से शिक्षा के क्षेत्र में, जो प्राइमरी लेवल और उससे भी बल्कि फंक्शनल लिटरेसी जिसको बोलते हैं, वहां से विश्वविद्यालय तक देखा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूं, मेरे हिसाब से सारे लोग सहमत होंगे कि भारत में कहीं न कहीं नैतिक शिक्षा की बहुत अहम भूमिका होती है। ठीक है। और समाज में हर तरह के तत्व होते हैं, हर तरह के एलिमेंट हैं। यहाँ समाज में अगर देखा जाए तो 90% अच्छे लोग भी हैं और अच्छी बातें हम करते हैं, अच्छे शिक्षक हैं। 90% अच्छे लोग हैं, 90% शिक्षक अच्छे ही है। प्रोफेसर वाजपेयी जैसे, गीता भट्ट जैसे, आप जैसे अच्छे लोग ही हैं। मैं उन 10% की बात कर रहा हूं कि वो 10% जो डैमेज कर रहे हैं वो डैमेज न करने पाए। 10 भी नहीं है, 1% मान लीजिए, चलिए 1% भी बहुत हो जाता है कई बार करने के लिए। जी, तो हमें हमेशा सुधार की प्रक्रिया के ओर चलनी चाहिए। अगर कहीं कोई इस तरह की कमी दिखती है, उसके लिए हमें काम करना चाहिए। हमें क्या मैकेनिज्म बनाया जा सकता है इसके लिए? देखिए, मैं रेकमेंड करूंगा, मैं रेकमेंड करने जा रहा हूं। ऑलरेडी मैं आपको शायद मैं बता दूं अशोक जी की 300+ स्लम स्कूल हम लोग चला रहे हैं। जी। जहाँ की हमने देखा है कि ये सारी समस्याएं नीचे से शुरू होती है। तो हमने एम्पावरमेंट लिटरेसी के ऊपर एक काम किया है। वहाँ हमने देखा है कि जहाँ वो एक सैंपल लेके देखा कि जिस घर में एक महिला पढ़ी लिखी होती है किसी स्लम में, वहां पर समस्याएं कम होती है। क्यों कम होता है? क्योंकि उसमें पढ़े लिखे होने के बाद उसमें नैतिकता आ गई। वो नैतिकता अगर सीख गई, नैतिक शिक्षा अपने बच्चों को देती है। यानी आप कह रहे हैं कि शुरुआत से, नींव से इसको बदला जाए। बहुत संक्षेप में, क्या मेरे पास समय बिल्कुल है प्रोफेसर वाजपेयी, और आपका कमेंट, क्या आपको लगता है इसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है? क्या मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। हम बच्चों को जितना ज्यादा दार्शनिक विश्वविद्यालयों में बनाएंगे उतना अच्छा वो देश को समझेंगे, उतना अच्छा देश की समस्याओं को समझेंगे, और बच्चों को समझने दीजिए देश की समस्याएं, क्या उस देश की समस्याओं का सुझाव है उसको भी समझने दीजिए। तो उससे सरकारों पे भी दबाव आएगा। सरकारें इन दबावों से डरती हैं, उस डर को डरने दीजिए। ठीक है, डॉक्टर गीता भट्ट। हाँ जी, मैं ये कहूंगी कि अगर हम पूरे जो विश्वविद्यालयों को देखें, करीब 800 के करीब है हमारे देश में, तो करीब 13 लाख के करीब शिक्षक और 3 करोड़ करीब विद्यार्थी हैं। तो अगर एक सफेद रुमाल की तरह हम इसे मान लें, तो ऐसे जो लोग जो इस तरह देश विरोधी बातें करते हैं, वो एक जो स्याही के दाग के माध्यम, ध्यान चाहे वो कितना ही छोटा बिल्कुल जाता है, जो जाता है दाग पे जाता है, तो उस दाग को भी हटाने की जरूरत है। बिल्कुल दाग पे जाता है, और दाग, सभी दाग अच्छे नहीं होते हैं, और एक सफेद कपड़े पर छोटा सा दाग भी जो है
को चुभता है। तो इसलिए सोचना पड़ेगा कि दामन है, कम से कम शिक्षा का जो दामन है उसकी जो पवित्रता है वो बनी रहे। कम से कम इस तरह के शिक्षक, इस तरह के प्रोफेसर क्लासरूम में अपनी विचारधारा को लेकर ना घुस पाए, उसके लिए जरूर हमें सोचना पड़ेगा उसके लिए क्या हो सकता है। बहरहाल समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया दो टूक में आप तीनों का यहाँ पर शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दो टूक में आज बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।